गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोचअप आईएएस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो हम लोग का प्रीवियस सेशन था उसमें हम लोगों ने क्लास 6 का हिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसी लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास 6 के हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है उसमें सिर्फ ये बताया गया है, ये बताने की कोशिश की गई है आपको कि अगर आप पास्ट का स्टडी करते हैं, अगर आप अतीत का अध्ययन करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि अगर हम पास्ट का स्टडी करते हैं, अगर हम अतीत का अध्ययन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो प्राचीन मानव हुआ करते थे वो किस प्रकार का भोजन करते थे, मीन्स व्हाट वाज द नेचर ऑफ देयर फूड। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे वो मिलता है कि वो किस तरह के कपड़े पहना करते थे, ठीक है, उनके क्लॉथ किस तरह के हुआ करते थे। तीसरा इन्फॉर्मेशन जो मिलता है यहाँ पे पास्ट का स्टडी करने पे वो ये मिलता है कि वो किस तरह के घरों में रहा करते थे, ठीक है, उनके हाउसेस और शेल्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। चौथा जो इंफॉर्मेशन मिलता है पास्ट का स्टडी करने पे वो ये मिलता है कि जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे, जो प्राचीन मानव हुआ करते थे, वो प्राचीन मानव में जो अलग अलग व्यवसाय के जो लोग हुआ करते थे, अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर में जैसे कि फार्मर एक प्रोफेशन था, इसी तरह से जो है कुछ म्यूजिशियन हुआ करते थे, कुछ रूलर क्लास के लोग हुआ करते थे, कुछ हंटर्स और हर्डर्स हुआ करते थे, इसी तरह से कुछ क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, कुछ साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे। तो जो अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में, उन लोगों की लाइफ किस तरह की हुआ करती थी, उनके जीवन किस तरह के हुआ करते थे, तो इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इनफैक्ट अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी बात करेंगे, अगर वर्तमान समय में भी बात करेंगे, तो वर्तमान समय में भी जो अलग अलग प्रोफेशन में रहने वाले या काम करने वाले जो लोग हैं, उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो कुछ लोग टीचिंग में जाते हैं, कुछ लोग जो है आईएएस और पीसीएस का प्रोफेशन चूज करते हैं, कुछ लोग जो है वो म्यूजिक का प्रोफेशन चूज करते हैं, कुछ जो होते हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग और बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के समय में भी जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में को चूज किया है उनकी लाइफ अलग अलग होती है। इसी तरह से एंशिएंट टाइम में भी, प्राचीन समय में भी जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हुआ करते थे, जैसे जो हंटर्स हुआ करते थे, जो हर्डर्स हुआ करते थे, जो फार्मर और रूलर्स हुआ करते थे, या मर्चेंट या क्राफ्ट पर्सन्स या जो म्यूजिशियंस या साइंटिस्ट, उनके लाइफ अलग अलग हुआ करते थे। तो इसके बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन मिलता है हमको। जो चौथा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो ये मिलता है कि ठीक आज के समय की तरह जैसे हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग माध्यम का, अलग अलग साधन का उपयोग करते हैं, ऐसे ही जो पास्ट में जो लोग हुआ करते थे वो अपने एंटरटेनमेंट्स के लिए किस किस तरह के साधन का यूज करते थे, किस किस तरह के माध्यम का यूज करते थे, किस तरह का गेम खेलते थे, किस तरह के गाने सुनना पसंद करते थे, उस समय के जो बच्चे होते थे वो किस तरह की स्टोरी पसंद करते थे सुनना, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्लास 6 के बुक्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ भी बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला है, जो भी चीज़ें होंगी वो इंट्रोडक्टरी लेवल पे होंगी। तो इस पेज को मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इसमें जो है पास्ट के बारे में बताया गया है कि अगर पास्ट का स्टडी किया जाए तो हमें किस किस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो पास्ट का स्टडी करने पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है नेचर ऑफ फूड। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है कि किस तरह के कपड़े पहनते थे जो हमारे प्राचीन मानव हुआ करते थे। उसके साथ साथ वो किस तरह के घरों में रहा करते थे। उसके साथ साथ जो अलग अलग प्रोफेशन के, जो प्राचीन मानव में जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हुआ करते थे, उन लोगों का जो जीवन हुआ करता था वो किस तरह से अलग अलग हुआ करता था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और साथ में वे लोग अपने मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, किन किन खेलों को खेलते थे, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है। तो आई थिंक कि जो
पहला जो पेज है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे स्विच करते हैं। तो जो सेकेंड टॉपिक है क्लास 6 के हिस्ट्री में, ये है वेयर डिड पीपल लीव, लोग कहाँ रहते थे। कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन मानव थे वे कहाँ रहते थे। तो इसके अंदर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो बेसिकली ये दिया गया है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहाँ पे प्राचीन लोगों के रहने का या उनके उपस्थिति का साक्ष्य मिला है। तो इसमें क्लास 6 की बुक में कुछ 6 जगहों के बारे में डिस्कस किया गया है। ऐसा नहीं है कि इतने ही जगह थे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जहाँ पर प्राचीन मानवों के रहने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगह हैं जिनको हम आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक इस लेवल पे सवाल है उसमें सबसे पहला जिस जगह का चर्चा होता है वो है रिवर नर्मदा नदी। दूसरा जो जगह जहाँ पे एंशिएंट मानव के रहने का साक्ष्य था वो है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। जो तीसरा जगह है जहाँ पर प्राचीन लोगों के रहने का साक्ष्य मिलता है वो है गारो हिल्स, गारो पहाड़ियाँ। जो चौथा है वो है विंध्य पहाड़ियाँ। जो पांचवा जगह है जहाँ पे एंशिएंट लोगों के एविडेंस मिलते हैं वो है बेसिकली इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी। और जो छठवां प्लेस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पर लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन लोगों के, वो है गंगा नदी और उसकी एक सहायक नदी थी सोन नदी। तो ये 6 जगह हैं जो इस बुक के अंदर मेंशन किया गया है जहाँ पर प्राचीन मानव के रहने के साक्ष्य मिले हैं। इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अभी इसी सेशन के अंदर। तो देखिए सबसे पहला जो है नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर, तो अगर नर्मदा रिवर के ज्योग्राफी की बात की जाए तो नर्मदा रिवर सेंट्रल इंडिया में है। ये देखिए ये है नर्मदा रिवर, ये मध्य भारत में है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये अरेबियन सी में आकर मिलता है। तो नर्मदा रिवर के ज्योग्राफी के बारे में अगर बात करें तो नर्मदा रिवर की जो उत्पत्ति होती है, जो इसकी ओरिजिन होती है वो बेसिकली होती है अमरकंटक से, मध्य प्रदेश में जो है। उसके बाद ये गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए जो अरेबियन सी है उसके अंदर आके मिल जाती है। अब अगर यहाँ पे लोगों के रहने के अगर एविडेंस की बात की जाए तो इसमें है कि जो यहाँ पर जो लोग मिले हैं वो कई लाख वर्ष से इस नदी के तट पे निवास कर रहे हैं। जो नर्मदा नदी था और जो नर्मदा नदी की जो घाटियाँ थी, जो इसके तट थे, इनफैक्ट वहाँ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करता था, बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो नर्मदा रिवर था वहाँ पर लाखों वर्ष से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। और जो नर्मदा नदी के जो तट हैं, जो इसकी घाटियाँ हैं, वहाँ पर बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। तो जो ये घने जंगल यहाँ पे हुआ करते थे, इन घने जंगलों में 2 तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ करते थे। जो पहला रिसोर्स था उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट रिसोर्स, और जो दूसरी संपदा यहाँ पे मिलती थी, जो दूसरी रिसोर्सेज यहाँ पे मिलती थी, उनको हम बोलते हैं एनिमल रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उनको भी हिस्टोरियंस ने, जो एंशिएंट लोग यहाँ पे रहते थे उनको भी हिस्टोरियंस ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला जो कैटेगरी था यहाँ पे रहने वाले एंशिएंट लोगों का वो था स्किल्ड गैदरर्स, और दूसरा जो कैटेगरी था वो था स्किल्ड हंटर्स। तो जो स्किल्ड गैदर्स हुआ करते थे बेसिकली उनको प्लांट रिसोर्सेज के बारे में बहुत अच्छा आइडिया हुआ करता था। तो इनकी जो डिपेंडेंसी हुआ करती थी अपने फूड को लेके वो प्लांट रिसोर्सेज पे हुआ करती थी। जैसे प्लांट के अंदर जो पत्ते मिलते थे प्लांट से, या पेड़ों से जो फल मिला करते थे, जो पेड़ों के छाल मिला करते थे, जो पेड़ की जड़ें हुआ करती थी, उनको ये लोग इकट्ठा करते थे और उसको अपने भोजन के रूप में
उसका यूज करते थे। इसी तरह से जो दूसरा कैटेगरी था जिसको हम हंटर्स बोलते हैं, इनको एनिमल रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही फेयर आइडिया था। तो ये लोग बेसिकली क्या करते थे कि जो उस समय जानवर हुआ करते थे उनका शिकार करते थे, उनको हंट करते थे, और उनके जो फ्लैश हुआ करता था, जो उनके मांस हुआ करते थे, उनको ये लोग अपने भोजन के रूप में उपयोग करते थे। और साथ में जो जानवरों के जो स्किन मिलते थे, जो उनके छाले मिला करते थे जानवरों के, उन स्किन को ये लोग सर्दियों के मौसम में अपने बॉडी को वार्म करने के लिए यूज करते थे। तो नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी के तट पे जो एंशिएंट मानव के जो भी एविडेंस हैं जो इसके ऊपर दिया गया है वो मैं आपको समझा दिया। अभी मैं फटाफट जो है 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो जो नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में है। ये अमरकंटक से निकलता है और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरबियन सी में जाके मिलता है। साथ में जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर लाखों वर्ष पहले से लोग निवास कर रहे हैं। चूँकि नर्मदा नदी के जो तट थी, जो इसकी घाटियाँ थी, वहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते थे, और उन घने जंगलों में 2 तरह के रिसोर्सेज मिलते थे। एक तो प्लांट रिसोर्स हुआ करता था और दूसरा जो है एनिमल रिसोर्स हुआ करता था। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसमें एक को इन्होंने बोला स्किल्ड गैदरर और दूसरे को इन्होंने बोला हंटर। जो स्किल्ड गैदरर हुआ करते थे वो अपने भोजन के लिए पेड़ों पे यानी प्लांट रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, और जो हंटर्स हुआ करते थे वे अपने फीड और भोजन के लिए एनिमल रिसोर्सेज पे डिपेंड हुआ करते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेज। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सेकंड जो है वो है सुलेमान एंड किरथर हिल्स, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो सुलेमान और किरथर हिल के अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे, इसके अगर भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे। ये है, देखिए, सुलेमान रिवर, सुलेमान हिल, और ये है आपका किरथर हिल। ठीक है, ये है आपका सुलेमान पहाड़ी और ये है किरथर पहाड़ी। वर्तमान समय में सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में। तो जो इसमें एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस से ये पता चलता है कि आज से 8000 साल पहले, लगभग आज से 8000 साल पहले, इन जगह पे कुछ ऐसा एविडेंस मिलता है जिससे पता चलता है कि वहाँ पर गेहूँ और जौ के फसलों की खेती होती थी। तो सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ हैं उनमें कुछ ऐसे जगह हैं जिनमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वर्तमान समय से लगभग 8000 साल पहले इन जगहों पर जौ और गेहूं की खेती होती थी। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है। अगर दूसरे इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वे लोग सिर्फ खेती नहीं करते थे, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जो प्रमुख पशु थे उनमें थे गोट, शिप और कैटल, मतलब कि भेड़, बकरियां, गाय और बैल, इस तरह के जानवर थे जिनको ये लोग पालते थे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और साथ में जो है पशुपालन भी करते थे। तो इनका जो लाइफ था वो एक सेटल्ड लाइफ की तरह दिखता है। इस तरह से प्रतीत होता है कि इनकी जो लाइफ थी वो एक गांव की तरह थी। मीन्स इनका जो लाइफ का जो पैटर्न था वो एक रूरल लाइफ की तरह पैटर्न था। जैसे हमारे वर्तमान गांव हुआ करते हैं उस तरह से प्रतीत होता है कि इनकी लाइफ हुआ करती थी। तो इसके बारे में जो है इतना ही इंफॉर्मेशन है सुलेमान और किरथर का क्लास 6 के लेवल पे। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि सुलेमान और किरथर जो हिल्स है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है ये सुलेमान और ये किरथर हिल। अगर वर्तमान समय की बात करेंगे तो इसकी जो भौगोलिक अवस्था है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अवस्थित है। और इनमें अगर लोगों के
अगर लोगों के मतलब एंशिएंट जो मानव हुआ करते थे उनके अगर साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो इसमें लगभग वर्तमान समय से 8000 साल पहले कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि इन जगहों में गेहूं और जौ की खेती हुआ करती थी। साथ में ये लोग पशुपालन करते थे, इसलिए इनका जो जीवन था वो इस तरह से प्रतीत होता है कि ये लोग एक विलेज में अपना लाइफ स्पेंड करते थे। तो आई गेस कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। थर्ड जो आता है इसके अंदर पॉइंट वो आता है गारो हिल्स, गारो पहाड़ियाँ। तो ये देखिए, ये है आपका गारो हिल्स, ये है गारो हिल्स। तो अगर गारो पहाड़ी के अगर भौगोलिक स्थिति की अगर आप बात करेंगे तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और गारो हिल जो है, जो नॉर्थ ईस्ट के मतलब उत्तर पूर्व के मेघालय राज्य में स्थित है, उसमें भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के मतलब कृषि के विकास के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किरथर और जो सुलेमान रेंज है, इस किरथर और सुलेमान रेंज पर एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर के एविडेंस तो मिले ही मिले हैं, साथ में जो है गारो हिल्स पर भी एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं। दोनों का जो एग्रीकल्चर का पैटर्न हुआ करता था वो डिफरेंट हुआ करता था, बट वो किस तरह से डिफरेंट हुआ करता था, उसकी क्या विशेषताएं थी, वहाँ के कृषि की यहाँ के कृषि की क्या विशेषताएं थी, ये हम लोगों के आगे के क्लासेस के डिस्कशन है जो हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो गारो हिल्स के बारे में जो क्लास 6 के अंदर इंफॉर्मेशन देता है वो यही देता है कि किरथर और सुलेमान रेंज के अलावा गारो हिल्स पर भी एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंस, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विंध्य हिल्स, विंध्य पहाड़ियों की। तो जो विंध्य हिल्स है वो आप यहाँ मैप में देखेंगे कि ये विंध्य हिल्स सेंट्रल इंडिया में स्थित है। जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वो मध्य भारत में स्थित हैं। और जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं, जो विंध्य रेंज है, इस विंध्य रेंज के नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में, इसके नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ऐसे जगह मिले हैं, उन जगहों पे कुछ ऐसा एविडेंस मिला है जिससे ये पता चलता है कि इन जगहों पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले चावल उगाया गया था। तो ये स्लाइड आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये स्लाइड आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो विंध्य रेंज है वो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में है, और विंध्य रेंज के ऊपर कुछ ऐसे जगह मिले हैं जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। तो इस स्लाइड के अंदर इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस पे हम लोग आगे जो है स्विच करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी जो है डिस्कशन करने की चीज़ें हैं, जैसे लहुरा देवी के बारे में जहाँ चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहाँ पे राइस के एविडेंसेस मिले हुए हैं। उन सब के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्लास 6 के लेवल का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिवर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो जो ट्रिब्यूटरी होता है, तो ट्रिब्यूटरीज आर बेसिकली द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियां होती हैं वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़े नदी में जाकर मिल जाती हैं। तो ये तो इसका डेफिनेशन है। अब बात आ गई समझने वाली। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पे, तो ये एक नदी आपको दिख रहा है सतलज नदी, दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्यास नदी, ये आपको दिख रहा है रावी नदी, ये भी एक नदी है चिनाब नदी, ऐसे ही ये भी एक नदी है झेलम नदी। तो सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये सभी नदियां देखिए यहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे आके एक कॉमन पॉइंट पे मिल जा रही हैं।
ये यहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे आके मिल जा रही हैं, ये यहाँ पे आ रही हैं, यहाँ पे आके फिर मिल जा रही हैं। तो ये सभी नदियाँ चूँकि जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसमें आके मिल जा रही है, उसमें समाहित हो जा रही हैं। इसलिए ये सभी की सभी नदियाँ जो सिंधु नदी है, जो इंडस रिवर है, उसकी सहायक नदियाँ हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो सभी छोटी छोटी नदियाँ जो एक बड़े नदी में आके मिल जाए, उनको जो है इस बड़ी नदी की सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं पिछले वाले पेज पे। देखिए, तो जो इंडस रिवर है, ठीक है, तो इंडस रिवर और इसके जो ट्रिब्यूटरीज थे, ठीक है, ये पहली बात तो अगर ज्योग्राफिकली आप बात करेंगे तो ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है। ये रहा आपका, देखिए, इंडस रिवर और ये रहे इसके सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज। तो ये देखिए, ये भारत के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड है, तो भौगोलिक रूप से ये भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। और अगर यहाँ पे अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, उससे लगभग 4700 साल पहले, तकरीबन 4700 ईयर्स पहले, इन सभी नदियों के तट पर कुछ अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। वो जो नगरीय सभ्यताएं जो डेवलप हुई थी इन नदियों के तट पे, उनमें जो मेजर है, जो मुख्य है, वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन और रोपड़। ये देखिए, मैंने नदियों का भी नाम लिखा है। जो रोपड़ था वो सतलज नदी के किनारे था, जो मोहनजोदाड़ो था वो इंडस रिवर के किनारे था, जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था। तो बेसिकली ये अर्बन सिविलाइजेशन था, एक नगरीय संस्कृति थी जिनका विकास इस सिंधु नदी और इनके सहायक नदियों के तट पर हुआ था। इनके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों इनको नगरीय सभ्यता बोलते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। इनफैक्ट क्लास 6 में ही आपको ये डिस्कशन करने को मिलेगा। जो अगला हम लोग का चैप्टर आएगा उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर जहाँ तक यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का सवाल है, तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है सिर्फ आपको कि जो इंडस रिवर थी और जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी, इनमें आज से 4700 साल पहले, लगभग 4700 साल पहले, कुछ नगरीय सभ्यताओं का जन्म हुआ। जिन नगरीय सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो है, रोपड़ है, और इन नगरीय सभ्यताओं ने इतिहास को समझने में बहुत हेल्प किया। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पेज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले पेज पे बात करते हैं। ये हो गया था। अब बात करते हैं गंगा नदी और इसके ट्रिब्यूटरी सोन नदी के बारे में। जो गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी सोन नदी है, जो आप ज्योग्राफी में यहाँ देख सकते हैं मैप में, ये रहा सोन नदी और ये रहा गंगा नदी। तो बेसिकली गंगा नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी थी सोन नदी। तो ये जो नदियाँ थी, इनके दक्षिणी तट पर लगभग 2500 साल पहले, ठीक है, एक बहुत ही बड़े राज्य की स्थापना हुई थी। एक बहुत ही बड़े, बहुत ही पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश्ड हुआ था जिसका नाम था मगध। क्लियर है आपको कि गंगा और इसकी जो ट्रिब्यूटरी सोन नदी थी, इसके दक्षिण तट पर आज वर्तमान समय से लगभग 2500 ईयर्स पहले एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही बड़ा किंगडम इस्टेब्लिश्ड हुआ था जिसका नाम था मगध। ये जो मगध है, ये आज के समय में, वर्तमान समय में बिहार में स्थित है। और इस मगध पे कई वंशों ने शासन किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो मगध था, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग बातें करेंगे आगे। तो मगध में कई डायनेस्टी ने, कई वंशों ने कई 100 साल तक शासन किया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, जैसे हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी था, इसने कई 100 सालों तक जो है इसके ऊपर शासन किया। इसके बाद जो है नंद वंश आया, नंद वंश ने इसके ऊपर शासन किया। उसके बाद
मौर्य वंश आया, इन्होंने इसके ऊपर शासन किया। उसके बाद जो है गुप्त वंश आए, गुप्ता डायनेस्टी आया, वो इसके ऊपर शासन किया। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। तो अभी फिलहाल इस लेवल पे तो हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्लास 6 में। और मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार और, कि गंगा जो रिवर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन नदी, इसमें लगभग 2500 साल पहले एक बहुत ही बड़े राज्य की स्थापना हुई थी जिसका नाम मगध था, जो आज के वर्तमान समय के बिहार में स्थित है। यहाँ पर कई वंशों ने शासन किया, जैसे हर्यंका वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। ये सभी डायनेस्टीज ने यहाँ कई सौ साल तक शासन किया। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 6 के अंदर आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कहाँ पर क्या हुआ था। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में कुछ नहीं करने वाले हैं, बट आपको एक ऑर्डर और क्रोनोलॉजी ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के ओरिजिन से बात करना शुरू किए, और धीरे धीरे आपने देखा कि हम लोगों ने जो है एग्रीकल्चर के बारे में बात किया कि कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ। फिर हम लोगों ने रूरल लाइफ और विलेज लाइफ के बारे में बात किया, कहाँ कहाँ हुआ। उसके बाद जो हमने बात किया, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया, वहाँ अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया, और सबसे लास्ट का जो पेज आया है हमारा, जो ये वाला जो है गंगा, इसमें हमने पावरफुल किंगडम के बारे में बात किया, मीन्स कंसोलिडेशन के बारे में बात हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा क्रोनोलॉजी देगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा और आपके इन्फॉर्मेशन भी रिच होने लगेंगे। तो आज जो है मैं यहीं पे अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। हम लोग अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। अगले सेशन में इसी क्लास 6 की जो छूटी हुई चीज़ें हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और 2-3 चीज़ें हैं, मैंने ग्रुप में आप लोगों को 2-3 चीज़ें भेजी थी। पहला तो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था टाइम टेबल। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने स्टडी के लिए एक टाइम टेबल फिक्स करें, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने दी थी इसमें आप लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया था वो दिया था डेली आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस। आप लोग डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। हो सकता है आपको स्टार्टिंग के 10-15 दिन थोड़ा सा दिक्कत हो, बट धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। तीसरी बात यह है कि जो लोग भी कुछ समझने में, अगर जो लोगों को भी कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या मनीष सर को मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, फिर आज हम लोग जो है यहीं पे लेक्चर को रुकते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम।